इंसान अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत स्वयं लिख सकता है। हेलो एवरीवन, मैं बसंत मौर्य स्वागत करता हूं आपको हमारे IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर 5 को कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 4 तक कवर कर चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाइए और उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, हमारा चैप्टर नंबर 5 है, शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी कि मेजर डेमोस ऑफ द अर्थ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। देखिए, हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुका है कि हमारी पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। चूँकि यहाँ पे इसलिए जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पे हमें भूमि, जल तथा हवा मिलता है। देखिए, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर मनुष्य निवास करता है उसे हम लोग भूमंडल कहते हैं। देखिए, गैसों की परतें जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। गैसें की वह परतें जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें इत्यादि जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसे हम लोग वायुमंडल कहा जाता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी है इस पे बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम लोग जलमंडल कहा जाता है कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। आइए कुछ शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। इधर साइड में दिया गया है। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडार का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। आइए, अब हम लोग का टॉपिक आ गया भूमंडल यानी कि लिथोस्फीयर। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो विभिन्न परतों से मिलकर बनी हुई है, जिसके ऊपरी भाग जो भूप्रकृति होती है उसको भूमंडल कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी के सतह को दो मुख्य भागों में हम लोग बांट सकते हैं। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। आप अधिकतर देखते होंगे कि समुद्र तल से ही किसी भी वस्तु का माप किया जाता है, या पर्वत हो या पठार हो या फिर जो भी आप रेलवे स्टेशन पे देखते हैं वो लिखा रहता है डायरेक्ट समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। ये देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरप्पा 19 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। चलिए, आप तो ये समझ गए होंगे, इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। आइए, अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। आइए, हम लोग एशिया के बारे में जानते हैं। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैप के माध्यम से अच्छा से हम लोग समझेंगे। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। अब जानते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त
इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। और सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र से हम लोग समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं, कहा जाता है। यह महाद्वीप की पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर है, इसका जिसका नाम आप लोग बताइएगा, नहीं तो अभी हम आपको बता देते हैं। मैप के माध्यम से सब कुछ आपको हम लोग कवर करा देंगे। देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है जिसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं होता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ के नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। तो चलिए अब हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं। आइए जानते हैं एशिया के बारे में। यह हमारा एशिया है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के 1/3 भूभाग पर फैला हुआ है। यह एशिया है हमारा। इसके पश्चिमी साइड में यूराल पर्वत है जो यूरोप को अलग करता है, और एशिया जो है वह हमारी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और एशिया से ही कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे कर्क रेखा है जो एशिया से ही गुजर रही है, आप ध्यान से देखिएगा। तो अब आइए यूरोप के बारे में जानते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा महाद्वीप है जिसके तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। एशिया के पश्चिम में यूरोप है। आइए जानते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका से ही नील नदी, सबसे लंबी नदी नील नदी गुजरती है। और अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुववृत्त। ये तीनों रेखाएं अफ्रीका से ही गुजरती है। और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका में ही है। आइए अब जानते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और एक बात, जो हमारा अफ्रीका है यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और आज उत्तरी अफ्रीका में यह उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। यह उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। इधर एक सागर और इधर एक सागर है, और इधर सागर से है घिरा है। अब आइए जानते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक एंडीज पर्वत फैली हुई है। और हमारी दक्षिणी अफ्रीका में ही विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। ये रहा हमारा अमेजन नदी। अब आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया, रुकिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा आपको। यह पूरी तरह चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है और यह पूरी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
और हमारी ऑस्ट्रेलिया से ही बीचों बीच मकर रेखा गुजरती है। अब आइए जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। यह दक्षिणी ध्रुव, यह बहुत बड़ा महाद्वीप है, लेकिन यह दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यहाँ दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतें होती से ढका रहता है या किसी भी प्रकार का कोई अस्थायी मानव नहीं रहता है। तो यहाँ पे कुछ संशोधन यंत्र यहाँ पे बैठाए गए हैं जो हमारे भारत के हैं, मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। तो चलिए आइए कुछ संधि के बारे में जानते हैं। स्थल संधि, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको हम लोग स्थल संधि कहते हैं। जैसे ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, इसको एक स्थल संधि है जो जोड़ रही है, इसको हम लोग स्थल संधि कहते हैं। अब आइए इसको हम लोग इसको भी थोड़ा विचार कर ले। जल संधि, पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे हम लोग जल। देखिए भारत और श्रीलंका के स्थित जल संधि का नाम है पाक जल संधि। अब आइए हम लोग का अगला टॉपिक है जलमंडल। हम लोग का अगला टॉपिक आ गया है जलमंडल, यानी कि हाइड्रोस्फीयर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। देखिए पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत हिमनदियाँ यानी कि बर्फ की भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 71% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अवलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में नहीं आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं महासागर के बारे में। महासागर यानी कि ओशन। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। ये तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरों धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। महासागर 5 प्रमुख है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा अंटार्कटिक महासागर। आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको भी हम लोग मैप के माध्यम से समझ लेंगे। देखिए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। जो हमारी प्रशांत महासागर है उसकी। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप तथा अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित। यह अनियमित एवं तंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। जो अटलांटिक महासागर है वह एस अक्षर के समान का है और ये अटलांटिक महासागर जो है वह मतलब व्यापार करने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्वी में ऑस्ट्रेलिया है। हिंद महासागर है जो उसका नाम भारत के नाम पर रखा गया, इंडिया के नाम पर रखा गया, हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया। आइए जानते हैं आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल एक फंकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों पर तथा यूरेशिया से घिरा है। चलिए अब हम लोग इसको मैप से समझते हैं। देखिए ये हो गया हमारा प्रशांत महासागर,
ये है हमारा प्रशांत महासागर। यह सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भूभाग पर फैला हुआ है। सबसे बड़ा है, ये पृथ्वी के 1/3 भूभाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा जो मेरियाना गर्त है वह इसी प्रशांत में महासागर में पाया जाता है। और बता दूं मैं आपको, एशिया ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा हो गया एशिया, और ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया दक्षिण अफ्रीका, इसी के बीच में स्थित है। इसके ही चारों ओर स्थित है, इसके चारों ओर स्थित है, सॉरी। ये देखिए, ये प्रशांत महासागर हो गया, ये प्रशांत महासागर हो गया। अब आइए अगला देखते हैं। ये हमारा अटलांटिक महासागर, जो कि व्यापार की दृष्टि से सबसे अच्छा और सबसे व्यस्त महासागर है। ये है जो अटलांटिक महासागर, यह एस अक्षर के समान का है, एक्स अक्षर की तरह है। और अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये हमारे इसके पश्चिम में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अफ्रीका तथा पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका है। और अब आ गया हमारा हिंद महासागर। यह त्रिभुजाकार है, यह हमारे देश के नाम पर पड़ा हुआ है, हिंद महासागर। अब हम लोग का हो गया दक्षिणी महासागर। देखिए दक्षिणी महासागर कहाँ है, मैं आपको बता दूं। मैं दक्षिणी महासागर, ये रहा दक्षिणी महासागर, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसको हम लोग दक्षिणी महासागर बोलते हैं, जो 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। अब आगे हम लोग का अंटार्कटिका महासागर, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये हो गया हमारा अंटार्कटिका महासागर। आइए अब हम लोग जानते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेयर। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर अनेक प्रकार की गैसें हैं, इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। देखिए, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल तथा वर्गीय मंडल और माध्यम मंडल। आइए अब हम लोग जानते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 90% भाग है। जो हमारा वायुमंडल है वह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही बना है, जो हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है हमारी जो वायु में है, और ऑक्सीजन 21% है, तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि, इन सब की मात्रा मात्र 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के वृद्धि के लिए आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, इसके लिए जरूरी है, जिससे पृथ्वी की गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह पौधों की वृद्धि के लिए काफ़ी आवश्यक है। देखिए, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तथा गैस जैसे जैसे ऊपर की ओर हम लोग जाते हैं, तेज़ी से वायुमंडलीय जो है वह घटता जाता है, और हम लोगों को सांस लेने में परेशानियां होने लगती है। वही तो इसमें बताया गया है। तो खैर छोड़िए इसको, आगे चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें बता रहा है, ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता है। वायुमंडल में पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वायु उच्च दाब निम्न दाब की ओर बहती गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। आइए हम लोग जानते हैं जीवमंडल के बारे में। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। जीवमंडल है जो वह हमारा स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े हैं। ये तो बात 100% राइट है। चलिए आगे देखते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी के रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको कि लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए, लकड़ी के लिए अगर खेती के लिए वनों को काटा जाए
तो इससे जो हम लोग का ढलुआ मिट्टी होता है, जो ढलुआ हुआ भाग मिट्टी कटाव तेज़ी से होने लगता है। पेड़ पौधे जो होते हैं वह बाढ़ की क्षमता को बहुत रोकते हैं, वो अपनी जो ज़मीन होती है उसको जकड़ के रखे रहते हैं। अगर हम लोग उसकी कटाई कर देते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों को कुछ भागों में पानी में डूब गया, जिससे झीलों में, तो मैं आपको बता दूं कि सॉरी स्पेस नो बता रहा है। तो चलिए अब हम लोग का चैप्टर समाप्ति हुआ। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की समिति का उपयोग आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग का चैप्टर हुआ समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक और सवाल, आपको कमेंट बॉक्स में एक सवाल मैं दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी है वह किस देश में है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।